हमारा 5वां पाठ है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। क्योंकि 1857 से पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों ने खूब जुल्म किए थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि 1857 ईस्वी में जो हमारे सैनिक थे उन्होंने बिगुल बजा दिया था कि अब हम आपका अत्याचार नहीं सहेंगे। तो यहाँ पर देखो कि अंग्रेज़ों की कौन सी नीतियाँ थी और जिससे लोग उनसे विरुद्ध हुए। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा, लेकिन इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती, उनका लोग किस तरह विरोध करते। अब सबसे पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया, नवाबों की सत्ता को छीनना शुरू किया। तो नवाबों की छीनती सत्ता से क्या प्रभाव पड़ा कि 18वीं सदी के मध्य यानी 18वीं सदी के बीच के भाग में, जो बीच का भाग होता है 100 वर्ष की एक सदी होती है ना, तो बीच की 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी। तो उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। रेजिडेंट कौन थे? रेजिडेंट आपको पता है ना कि झांसी और में जहाँ पर कि जिनके दत्तक पुत्र नहीं थे या जिनके संतान नहीं थी या राजा के राजकार्य को देखने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी रहता था जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। तो रेजिडेंट राजाओं के दरबार में तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उन राजस्व वसूली के अधिकार बदला के एक एक करके छीने जा रहे थे। कैसे? क्योंकि उनकी सेनाओं, जो राजाओं की सेना थी ना, उसकी जगह कौन सी सेना आ गई थी? अंग्रेज़ों की सेना। और रेजिडेंट ही उस सेना को देखता था। तो बहुत सारे स्थानीय शासकों ने, यानी उस जगह के शासक थे ना, उनको स्थानीय शासक कहा है, अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा माने, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी को आग्रह किया कि उनके पिता को तो पेंशन मिलती थी कि वह उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु के बाद यह पेंशन उन्हें मिलनी चाहिए। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को भी ठुकरा दिया। जब इस तरह से अत्याचार करे तो विरुद्ध तो कोई खड़ा ही होगा। तो अब आगे देखो कि अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। फिर क्या हुआ कि 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक नहीं चलाया जा रहा, यानी जो वहाँ के शासक थे वो ढंग से शासन नहीं चला रहे हैं, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। दुरुस्त का यानी सही ढंग से चलाने के लिए। फिर आगे क्या होता है कि कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान क्या किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, यानी राज परिवार को भी वहाँ से हटा दिया जाएगा। आगे 1856 में फिर गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या किया, और कैनिंग ने क्या फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनके बाद कोई भी उनकी संतान बादशाह का ताज धारण नहीं करेगी। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें क्या किया जाएगा, केवल राजकुमार ही माना जाएगा। तो केवल राजकुमारों के रूप में उनको मान्यता मिलेगी। अब किसानों और सिपाही ये भी क्या करते हैं, इनके साथ भी अत्याचार होते हैं। तो गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे, क्योंकि बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी, क्योंकि वो जब उनके क्या होते थे कि पट्टे अपने पास रख लिया करते थे
और आगे से आगे कर्ज बढ़ता जाता। जब वो चुका नहीं पाते तो ज़मीनें उनके हाथ से चली जाती थी। फिर कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह भी थी। वो क्या थी कि वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। ये उन्होंने अपने देश में सुने सुनाई हुई बात से करते थे, क्योंकि उस समय भी अंधविश्वास था। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि ये मुद्दा अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में क्या हुआ कि कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों? इस कारण कि वो जो सैनिक थे वो बर्मा जाना नहीं चाहते थे और बर्मा समुद्र के रास्ते से नहीं जाना चाहते थे। तो उन्होंने इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गाँव के हालात से भी परेशान थे, क्योंकि गाँवों में भी बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे और अपने परिवारों और गाँवों को छोड़कर सेना में आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया था। क्यों? क्योंकि गाँवों में भी तो अत्याचार कम थोड़ी हो रहा था, उनको उसका भी पता था। फिर सुधारों की प्रक्रिया हुई। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। हाँ, सती प्रथा तो सही नहीं थी, क्योंकि छोटी उम्र में या बड़ी उम्र में जब भी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और छोटी उम्र में अगर लड़के की मौत हो गई तो छोटी सी कन्या को भी उसके साथ जला दिया जाता था। तो इसी प्रकार उन्होंने, और दूसरा कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने की बजाय उसको दोबारा शादी कर दी जाए। तो ये तो उनके ठीक ही था। फिर उन्होंने कुछ कानून बनाए तो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया कि लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, इसलिए अंग्रेजी भाषा उनको सिखानी चाहिए। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने के लिए यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी, बदलाव किया था। 1850 में एक नया कानून बनाया गया। हाँ, ये बात ध्यान रखो कि 1850 में नया कानून क्या था। इसमें क्या था कि जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में ज़्यादातर ईसाई ही थे। तो इस कानून में प्रावधान क्या किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ, ऐसे भारतीय भी थे जो इस समय चालू थी ना मौजूदा सामाजिक व्यवस्था, उसमें बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में हम क्या है अध्याय अगले में पढ़ेंगे। तो जनता की नज़र से देखें तो क्या था कि उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आगे हम क्या है इसके है ना 1 और 2 को स्रोत को पढ़ेंगे। एक है 84 नियमों की सूची। 84 नियमों की सूची क्या थी कि यहाँ महाराष्ट्र में एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास में कुछ अंश यहाँ पर दिए गए अपनी किताब में। विष्णु भट्ट और उसके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। किसको? विष्णु भट्ट को। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्हें 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमार की मौजूदगी में उसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों को क्या बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है।
उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी भी दी। राजाओं ने क्या कहा कि अगर नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों में लौट गए। राजा ने 84 नियम नहीं माने थे। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे थे कि धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली और मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना बनाई। किसने? भारतीयों ने। और विभिन्न छावनियों में गुप्त योजना थी वो भी भेज दी थी। इसके बाद क्या होता है वो हम देखते हैं कि जल्दी ही हर टुकड़े की उत्तेजना छा गई। कैसे? जो टुकड़ी भेजी गई थी ना उसमें उत्तेजना चाहिए। उस दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। उन्होंने कुछ अपने संस्मरण लिखे थे। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की। किसने? सीताराम पांडे ने। तो 48 साल नौकरी करने के बाद क्या हुआ कि 1860 में वे सेवानिवृत्त हो गए, उनको रिटायर कर दिया। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उन्हें सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। किसको? क्योंकि विद्रोहियों के साथ शामिल होने के कारण उनके बेटे को मार डाला। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। ये कहा कि आपने सेना में कैसा अनुभव किया उसके बारे में लिखेंगे। तो सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने कौन सी भाषा में लिखा? अवधी में। और नारगेट ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था और फ्रॉम सिवाय टू सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित किया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। उसमें क्या था कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। और उनकी दलील क्या थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। ये चित्र देखिए, इसमें भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है किस प्रकार से युद्ध होते थे। छोटे छोटे युद्ध होते थे, बड़े तो नहीं, क्योंकि ये आप नीचे देखो, मेरठ में विद्रोही अफसरों पर हमला करते हैं और उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। तो किस प्रकार से ये विद्रोही कार्य करते थे। आगे देखिए कि स्रोत 2 का जो शेष था उसमें हम देखें कि संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेज दिया। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहाँ से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में जो इस्तेमाल होने वाले कारतूस है उसमें क्या है कि गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। हमारी रेजिमेंट में के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। इसलिए क्या हुआ कि कुछ लोग जो अंग्रेजों के पक्ष में थे ना, स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। कर्नल साहब का मानना था कि बेचैनी जो भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दे दी। फिर सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। कैसे? पहले सेना ने विद्रोह किया, फिर जनता ने विद्रोह किया। तो यद्यपि शासन और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं थी, ये तो होती थी, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते कि राज्य की सत्ता छिन भिन हो जाती थी। बहुत सारे लोग मानने लगे कि
उन सब का शत्रु एक ही है, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज। इसलिए वे कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात को अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता था। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता था। भारत में क्या हुआ कि उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत में भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया गया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए थे। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग एकजुट हो गए थे जब जनता बगावत करती है। देखिए यहाँ पर मरे हुए जानवरों के हमें चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है कि कैवेलरी लाइनों में युद्ध 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे और उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया और ये पूरी रात चलता रहा। तो ये देखो चित्र मंगल पांडे का है और इसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया था। अब मेरठ से दिल्ली तक क्या होता है? 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, ये कहाँ था को बेरंगपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने का आरोप लगाया था और 10 साल की सजा दी, जेल में डाल दिया था। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे सिपाही कौन से? भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा हो गए थे, यानी कि अब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में नहीं रहेगा। लेकिन सवाल भी यही था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश में का शासन कौन चलाएगा? सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरी दिल्ली पहुंच गई और जैसे ही उनके आने की खबरें फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। कौन सी? भारतीय टुकड़ियों ने। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए थे। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से 2-2 हाथ करने को तैयार था, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन सिपाही भी अड़ गए कि हम आपकी मदद करेंगे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर जफर को नया नेता घोषित कर दिया। ये देखिए किस कंडीशन में है बहादुर शाह जफर, फोटो देखिए। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लेकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। क्या परिणाम सामने आए? अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों पर शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो मुगल आधिपत्य में दोबारा इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे।
तो अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी, उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय के बाद शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस और बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास भी मिलता है। फिर धीरे धीरे बगावत फैलने लग गई। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगता ही था, क्योंकि उस समय संचार के कोई साधन नहीं थे, लोग एक दूसरे को जाकर के सूचना देते थे। लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी क्या हुआ कि कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेता कौन? उस जगह के रहने वाले लोग, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए थे। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ने के बाद खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने क्या ऐलान किया कि बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है और लखनऊ की गद्दी से हटा दिया गया नवाब कौन था? वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया था। जब उसका नया नवाब घोषित करने के बाद क्या हुआ कि बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इधर क्या था कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। फिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने अपने राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। इससे लोगों को यकीन क्या हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर पर से अवध के इलाके में चौतरफा यानी चारों तरफ से बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने क्या किया कि अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम यानी तार, जिससे उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया था कि अंग्रेज़ों की क्या स्थिति हो रही है। हमारे लोग विरोधियों की संख्या में लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ है, खड़े हो गए हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी क्या कर दी थी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने तो इस बात की भविष्यवाणी भी कर दी थी। इसी आधार पर, क्योंकि वो समझ चुके थे, कौन? अहमद शाह, कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों का एक विशाल संख्या जुटा ली थी। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। फिर आगे क्या होता है? दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हुए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया था। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। फिर बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि उस समय ना
जब अंग्रेज़ों को निकालने का समय था ना, हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं था, उस समय सारे लोग मिल गए थे। तब ये इधर देखो रानी लक्ष्मीबाई का फ़ोटो, और नीचे देखिए ये वीर कुंवर सिंह का फ़ोटो। और ये नाव के द्वारा क्या है कि ब्रिटिश विद्रोहियों पर हमला करती, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं और सलीमगढ़ किले बाएं में कब्जा किया था। ये पुराने किले के चित्र दिखाए हैं इन्होंने। तो ये देखिए किस प्रकार से उस समय घोड़ों का, हाथियों का। तो अब कंपनी ने इतना तो सहन कर लिया, लेकिन कंपनी भी कम थोड़ी थी, उसने भी पलटवार किया। इधर इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली में दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई थी, क्योंकि बाहर से सेना आ गई थी ना, इसलिए अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और उनके बेटों को उनके आंखों के सामने गोली मार दी गई थी। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 को रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। क्यों? उनको पता था कि अगर वो रंगून नहीं भेजे गए या बाहर नहीं भेजे गए तो जनता फिर उनके समर्थन में उनको नवाब घोषित कर देगी। तो दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। फिर जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई की शिरकत हुई और उन्हें क्या हुआ, मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई जो लोधी थी उसके साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामारी यूँ चलाते हैं। छापामारी क्या होता है? छुप जाओ और फिर वार करो, छुप जाओ और फिर वार करो। इस प्रकार ये देखो तात्या टोपे की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया था। तो तात्या टोपे क्या करते थे? छुप करके वार करते थे। इस प्रकार से उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति को भी चलाया था। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी और बहुत सारे लोगों ने विद्रोह को साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों ने भी लोगों के विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया और उन्हें वफादार यानी कि उन्होंने भी अपने वफादार होने के लिए उनके सामने कुछ जो वहाँ के जो भूस्वामी थे ना, उनके सामने ऐलान कर दिया था और उनको आश्वासन क्या दिया गया था कि उनको इनाम मिलेगा और उनके ज़मीन पर वो परंपरागत तरीके से अधिकार बने रखेंगे। उन्होंने विद्रोह भी किया। उनसे क्या कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार रहेंगे और उन्हीं की ज़मीन पर दावेदारी रहेगी। इसके बावजूद क्या हुआ? सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए। उन्हें फांसी पर लटका दिए गए। क्यों? क्योंकि उनको कमज़ोर करना था। विद्रोह के बाद के साल क्या हुआ? 1859 में अंग्रेज़ों ने क्या किया? आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। फिर अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए थे वो कौन कौन से थे? कब? 1857 के बाद उन्होंने जो अहम बदलाव किए थे। पहला बदलाव देखो, ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किसको दे दिए? वो जो भारतीय ब्रिटिश शासन ने एक नया कानून ब्रिटिश शासन के हाथ में ले लिया था ताकि भारतीय मामलों में ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन भी किया गया था।
यानी परिषद का गठन किया। और क्या हुआ कि जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था, और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया था। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया था। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। अब क्या था कि जनता के हाथ में कुछ नहीं था। दूसरे देखो कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया था, कौन से राजाओं को, कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई थी। तीसरा नियम क्या था उनका, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया था। क्यों? क्योंकि अगर भारतीय सैनिक ज़्यादा हो गए तो वो वापस मिल जाएंगे। तो ये भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा क्या नियम था कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव में देखा जाने लगा था। किसको? मुसलमानों को। अंग्रेज़ों को क्या लगता था कि ये विद्रोह है, उन्होंने ही खड़ा किया था। पांचवा नियम क्या बनाया उन्होंने? अंग्रेज़ों ने क्या फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठा क्या नियम था कि भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ये देखिए नक्शा हमारा। नक्शे में आप अच्छे से देखोगे आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह विद्रोह हुआ। विद्रोह के मुख्य केंद्र आपको मिलेंगे रेड में, और ये ब्लैक है ना विद्रोह के अन्य केंद्र। यहाँ पर देखो रेड और ये ब्लैक दो दिख रहे हैं ना, तो दोनों में आपको पता चल जाएगा कि मुख्य केंद्र कौन से थे और उसके अन्य केंद्र कौन से थे। तो उत्तरी भारत में विद्रोह के ये जो केंद्र उनके बारे में। फिर खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी के अनुसार क्या था कि 1857 की घटना में से बहुत पहले इसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना, इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित था। असंतोष होता है कि संतोष का विपरीत क्या होता है? असंतोष। संतोष होता है तृप्त, असंतोष यानी उस बात से खुश नहीं होना। तो खुर्दा में क्या हुआ? खुर्दा जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिसमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासन और जो राजा वीर किशोर देव की स्व अधिकृत 4 परगनाओं में तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन के अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव के आकार मराठाओं को सौंप देना पड़ता था। उनके पुत्र और तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकार को पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशविरा करना शुरू कर दिया। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। यानी उन्होंने तो क्या सोचा कि अंग्रेज उनकी मदद करेंगे, और परिणाम स्वरूप ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकार को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से भी विस्थापित होना पड़ा। तो अंग्रेजों ने उनके जो राज्य था उसको अपने में मिला लिया, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति थी राजाओं का एकमात्र दशमांश था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में क्या हुआ
निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था थी तो ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसमें 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। फिर खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्गत जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई, यानी कि अब उनको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाई के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से बढ़ गई थी। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा में बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए क्योंकि वो टैक्स नहीं दे पाते थे। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रेतों के भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई। कैसे कि कभी कभी जैसे प्रकृति का प्रकोप होता ही है, कभी बाढ़ आ जाते हैं, कभी वर्षा नहीं होती, कभी अति वर्षा होती है, तो ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। तो बकायादारों की ज़मीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया जाता था। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बख्शी जगत बंधु के नाम से जानते हैं, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यावहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे, यानी उनके पास कुछ भी नहीं रहता। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। किसने? राजा ने। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी वे क्या थी? कह में देखो, अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ, इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, और खै में देखो, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना। फिर गै में देखो, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी एकाधिकार के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने का जो क्या था काम था, उससे लोगों को वंचित होना पड़ा था, क्योंकि ये तो नमक बनाने के काम कंपनी के हाथ आ गया था। स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने भयावह आकार धारण कर लिया था। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करके साथ साथ क्या किया, सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैलने लग गई थी। तो उत्साह से आगे क्या हुआ? उत्साह से भरपूर जमींदार और एक पाइकों के साथ मिल गए, जो उनके साथ पहले नहीं मिले हुए थे। उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू कर दिया, यानी अंग्रेजों को कर मत दो। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों को और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ में निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और लागू करने के बाद इसे जल्दी घोषित राजा पकड़े गए और उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके बाद साथ साथ क्या हुआ कि संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिम हिस्सों में फैल गया।
परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने मेजर जनरल मॉर्टिनल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उससे में सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया था। फिर परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रही और सहनशीलता की नीति को अपनाया। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित किया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व सौंपा गया। संक्षेप में यह ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशक्त संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना, इसे कमतर आंकना होगा। परम शांति के लिए स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर ताइपिंग की सेना अपने नेता से मिलते हुए चित्र में देखिए। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जनविद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग जिंकू हांग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और अपने कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहाँ सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहाँ अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति, गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य की स्थापना में काफ़ी मदद की थी। तो आगे हम 1857 का हमारा यह पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हम अगले में आपको प्रश्नों के उत्तर फिर भी बताएंगे। ये देखिए जो हमारे प्रश्न हैं, इनका हम अगले वीडियो में प्रश्न और उत्तर दोनों भेजेंगे। थैंक यू।